एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है लोक उपक्रमों की आवश्यकता एवं विकास के कारण। लोक उपक्रम तीव्र आर्थिक विकास, समानता, न्याय, शोषण से मुक्ति व जनता के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। लोक उपक्रम समाजवादी समाज की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम 3 कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, दूसरा आता है सामाजिक लाभ अथवा बुनियादी महत्व के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, तथा तीसरा आता है व्यापारिक अतिरेक पैदा करने के लिए जिससे आर्थिक विकास और ज्यादा बढ़ सके। इसके बाद आते हैं लोक उपक्रमों की स्थापना के कारण। पहला कारण आता है जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करना। सरकार जनोपयोगी सेवाओं में सड़कों की व्यवस्था, पानी व रोशनी की व्यवस्था, शिक्षा की, चिकित्सा सेवा, यातायात सेवा आदि इसमें हम सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः लाभ की संभावना नगण्य होती है, इसीलिए निजी उद्योगपति इसमें अपनी पूंजी विनियोजित नहीं करते हैं, किंतु सरकार स्वयं लोक उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा कारण आता है आर्थिक विकास का आधार। देश तेजी से आर्थिक विकास करना चाहते हैं। सरकार आधारभूत उद्योगों की स्थापना में स्वयं पूंजी विनियोजित करती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना के बिना तीव्र विकास संभव नहीं है। निजी उद्यमी इनकी स्थापना में कोई रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजित करनी पड़ती है तथा लाभ देरी से प्राप्त होता है। इसलिए इनमें सरकार द्वारा विनियोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोहा व इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, भारी मशीन उद्योग आदि सम्मिलित करते हैं। तीसरा कारण आता है नियोजन की सफलता। नियोजन की सफलता के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना अनिवार्य है। नियोजन अपनाकर सरकार निश्चित विधि एवं प्रक्रिया द्वारा आर्थिक विकास करना चाहती है। नियोजन के द्वारा सरकार लोक उपक्रमों की स्थापना करती है जो नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संचालित किए जाते हैं। इनके ऊपर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट कारण आता है जोखिमपूर्ण एवं सुरक्षा उद्योगों की स्थापना। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी स्थापना अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती है, जिनमें अधिक पूंजी लगाई जाती है, लाभ लंबे समय के इंतजार के बाद प्राप्त होता है। ऐसे उद्योगों में निजी उद्योगपति अपनी पूंजी विनियोजित नहीं करते हैं। ऐसे उद्योगों के लिए सरकार स्वयं उपक्रम लगाती है। सुरक्षा संबंधी उद्योगों पर तो सरकार अपना पूर्ण रूप से एकाधिकार स्थापित रखती है। यह सुरक्षा संबंधी उद्योग निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है समाजवादी समाज की रचना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में आर्थिक असमानता, अन्याय, शोषण व आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती थी। इन देशों में अपने नियोजन से
समाजवादी समाज की स्थापना को प्राथमिकता दी। इससे आर्थिक असमानता, अन्याय व शोषण का अंत होगा और सच्चे अर्थों में समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी। छठा पॉइंट आता है हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। आज यदि किसी राष्ट्र को विकास करना है तो उसे तकनीकी प्रगति पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन विकासशील देशों में निजी उद्योगपति तकनीकी विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। निजी उद्योगपतियों के साधन सीमित होते हैं और बिना तकनीकी विकास के ही इनका माल बिक जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत निजी उद्योगपति अनुसंधान एवं तकनीक पर व्यय किए बिना ही अपना माल बेच देते हैं, किंतु सरकार इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाती है। अतः सरकार अनुसंधान एवं तकनीकी विकास के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना करती है। सातवां आता है क्षेत्रीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास। सरकार सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना चाहती है। इसके लिए उसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, तभी इन क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सकता है। वहां उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का उचित उपयोग हो सकता है। भारत में दामोदर घाटी परियोजना इसी तरह की परियोजना मानी जाती है। आज हमारे देश में पहाड़ी, रेगिस्तानी व दूर दराज के क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। आठवां पॉइंट आता है प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग। किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन वहां के आर्थिक विकास का आधार है। प्राकृतिक साधनों का विदोहन करते समय वर्तमान के साथ साथ भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। निजी उद्योगपति केवल वर्तमान के लाभों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक साधनों का निर्दयतापूर्वक शोषण करते हैं। भारत में कोयला उद्योग इसका उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा आता है मंदी व युद्ध जनित कारण। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का एक कारण मंदी एवं युद्ध जनित कारण भी है। मंदी काल में चारों ओर निराशा का वातावरण छा जाता है। उद्योग, व्यापार, रोजगार, उत्पादन आदि की क्रियाएं ठप हो जाती हैं। निजी उद्योगपति अपने विनियोग पर कोई लाभ नहीं पाकर उसमें विनियोग नहीं करते हैं। इस मंदी के कुचक्र को तोड़ने के लिए सरकार को लोक उपक्रमों की स्थापना कर स्वयं विनियोग करना पड़ता है। सन 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के बाद प्रोफेसर किन्स ने सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग बढ़ाने की सलाह दी थी। 10वां पॉइंट आता है समाजवादी देशों से व्यापार करने के लिए। कई बार किसी देश के लिए समाजवादी देशों से व्यापार करना हितकर होता है, किंतु समाजवादी देश किसी निजी व्यवसायियों से व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को व्यावसायिक लोक उपक्रमों की स्थापना कर समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना पड़ता है, विशेषकर निर्यात वृद्धि के लिए। 11वां पॉइंट आता है आय वृद्धि। वर्तमान में हम देखते हैं कि राज्य के दायित्व बढ़ने लगे हैं, उसके व्यय में वृद्धि हो गई है। इसके लिए उसे आय में वृद्धि करनी आवश्यक है, किंतु विकासशील देशों में जनता पर कर भार इतना अधिक है कि उसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः सरकार लोक उपक्रमों की स्थापना कर अपनी आय बढ़ाती है। भारत में वायु, रेल व सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य से किया गया। 12वां पॉइंट आता है प्रबंध व्यवस्था में सुधार। व्यवसाय का आकार बढ़ने के साथ ही उसकी प्रबंध व्यवस्था जटिल हो जाती है।
अतः अकुशल प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार उद्योगों पर नियंत्रण कर लेती है। भारत में जीवन बीमा व इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए। अनेक देशों में महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी रहती है। राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट करने एवं विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ऐसे उद्योगों पर स्वयं नियंत्रण कर लेती है। भारत में तेल शोधनशालाएं विदेशी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती हैं। अब सरकार ने उन सब का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। नेक्स्ट आती है कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। जब सरकार यह देखती है कि निजी उपक्रम कुशलतापूर्वक अच्छी किस्म का उत्पादन नहीं कर पा रहे और यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण हो रहा है, तो वह निजी उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में स्वयं उद्योग स्थापित करती है ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हो, लागत घटे, किस्म में सुधार हो, उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो। 15वां पॉइंट आता है हमारा रोजगार प्रदान करना। लोक उपक्रमों की स्थापना से अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार प्रदान करना व रोजगार के अवसर बढ़ाना लोक उपक्रमों का उद्देश्य है, लेकिन कर्मचारियों की अनावश्यक भर्ती करना लोक उपक्रमों का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण करना। लोक उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य के पीछे भावना है कि सरकार प्रत्यक्ष दृष्टि से सक्षम हो, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर सके ताकि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोक सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुछ उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करना। सरकार राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को निजी उद्योगपतियों के हाथों में नहीं छोड़ सकती है। ये उद्योग लाभ की भावना के आधार पर संचालित नहीं किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार होता है। सुरक्षा संबंधी उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा अन्य कारण। अन्य कारणों में आता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, विभिन्न उद्योगों में समन्वय स्थापित करना, साधनों को गतिशील करना, व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और अन्य सामाजिक कारणों से लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है।